हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गोदली भाग 2 का अध्याय 5 जिसका नाम है नागरी लिपि और जिसके लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य, उस चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बुक में दिया है पाठ के साथ। उसको आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे है, यानी देवनागरी लिपि का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे उसमें हलचल आया, कैसे उसका उत्पन्न हुआ, ये पूछ रहा है। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो फर्स्ट हम पाठ परिचय में ही पढ़े थे। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ ही था। 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए, तो इसके लाभ इस लिपि के टाइप के तैयार कब हुए, तो 2 सदी पहले तैयार हुए और इसमें पुस्तक छपने लगी, तब देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। स्थिरता कैसे आई, तो 2 सदी पहले ही जब इस लिपि पर टाइप तैयार हुए और इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, नहीं देवनागरी लिपि में हम किस किस भाषा को लिख सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली आदि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, तो संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां नेपाली, मराठी, ये सब लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया, तो लेखक ने संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बंगला तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। किससे, तो संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, बंगाल तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक इसका उल्लेख किया है, यानी कि नंदी नागरी किसे कहेंगे, किस प्रसंग में लेखक इसका उल्लेख करता है। तो दक्षिण भारत की आरंभिक लिपि नगरी को ही नंदी नगरी लिपि कहते हैं। किसको, तो दक्षिण भारत के आरंभिक यानी कि जो शुरुआत हुआ था लिपि नगरी, उसी को ही नंदी नगरी लिपि कहते हैं। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नगरी लिपि का आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिला। हमें नगरी लिपि का जो है शुरुआत प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो दक्षिण भारत से ही मिला। कोंकण के सिलहर मनखेट के राष्ट्रकूट, ये जगह का नाम है, कोंकण के सिलहर मनखेट के राष्ट्रकूट देवनागरी यादव तथा विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि नंदी नगरी ही थी। इन सब राजाओं की लिपि कौन सी थी, तो नंदी नगरी ही थी। कहाँ के, तो कोंकण के सिलहर, मनखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि नंदी नगरी ही थी। आप इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, विवरण दे, यानी विवरण देने को कह रहा है कि नागरी लिपि का आरंभिक विवरण देना है इसमें। तो कह रहा है नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, विवरण दे। तो यहाँ विवरण लिखा हुआ है, नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत में प्राप्त हुई है। तो हम ऑब्जेक्टिव में भी किए थे और पाठ परिचय में भी ये सबको मालूम है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए थे, तो दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। ऐसे तो दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम तथा तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में नागरी लिपि की भी प्रचलन थी, यानी कि नागरी लिपि की भी क्या थी, प्रचलन थी। विकास तो तेलुगु कन्नड़ का हो रहा था, लेकिन नागरी लिपि का भी प्रचलन था। जैसे राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल या चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है, यानी कि जो राजा थे वहाँ के राजा महाराजा, उनके सिक्कों पर भी नागरी अक्षर अंकित थे। तो 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिक्कों पर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में है, यानी कि 12वीं सदी जब था तो केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही थे। इस प्रकार 9वीं सदी में वरगुन का पलियम
ताम्रपत्र श्रीलंका के पराक्रम बहु तथा विजय बहु के सिक्कों पर तथा महमूद गजनी के लाहौर टकसाल के ढाले गए सिक्कों पर नागरी लिपि के शब्द अंकित थे। यानी जितने भी राजा महाराजा थे उन सभी के सिक्कों पर क्या था, तो नागरी लिपि के ही शब्द लिखे हुए थे। वहीं विवरण कह रहा था तो जिन्हें विवरण में आप लिख सकते थे कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए थे। कहाँ प्राप्त हुए, तो दक्षिण भारत से राजा व राजेंद्र जैसे दक्षिण भारत में प्रतापी चोल चोल के राजाओं के सिक्कों पर नगरी अक्षर अंकित है। नेक्स्ट है 6 नंबर, ब्राह्मी लिपि और सिद्धगम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ब्राह्मी लिपि और सिद्धगम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है, तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धगम लिपि के अक्षरों पर लकीरें छोटी या त्रिकोण जैसी है, जबकि नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इस लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और यह सिरों रेखा इतनी लंबी होती है जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी दोनों का पहचान कैसा है, तो ब्राह्मी लिपि और सिद्धगम लिपि के अक्षरों के सिरों के लकीरों पर छोटी या त्रिकोण जैसी, छोटी और त्रिकोण जैसी, जबकि नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है, तो यह किसी भी अक्षर के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और यह सिरे रेखा इतनी लंबी होती है कि जितनी इसकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या बताता है। तो नागरी शब्द को देवनागरी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत कि गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम नगरी पड़ा। क्या, तो जो ब्राह्मण थे गुजरात के, उनके सर्वप्रथम लिपि का उपयोग किया, इसलिए गुजरात का नाम था, इसलिए इस नाम को क्या दे दिया, तो नगरी पड़ा। तो कुछ के मत के अनुसार शेष नगर तो मात्र नगर है, किंतु काशी क्या है, तो देवनगरी है। काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा, क्योंकि काशी क्या था, तो देवनगरी, इसलिए इस लिपि का क्या नाम पड़ गया, तो देवनागरी पड़ा। लेकिन इस लेखक इसे सूचित मत नहीं मानता है। लेखक जो है इसे संकुचित मत मानता है, यानी कोई ये ठोस संदेश नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है, नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहना है। लेखक ने पटना से नगरी का क्या संबंध बनाया है, यानी कि नागरी जो है उससे पटना से क्या संबंध है, उसके बारे में लेखक का क्या संबंध बताया, उसके बारे में बताना है हमें। तो नागरिक उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि इतना निश्चित है कि इस नागरी शब्द का किसी नगर या बड़े शहर से अवश्य संबंध था। यानी इतना तो जरूर निश्चित है कि इस नागरी शब्द का किसी बड़े शहर या नगर से जरूर संबंध है। पदताटितकम नामक नाटक में ऐसी जानकारी मिलती है, यानी कि एक नाटक का नाम है, इस नाटक में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहा जाता था। साथ ही उत्तर भारत के स्थापत्य शैली को नगर शैली कहते हैं तथा नगर या नगरी शब्द उत्तर भारत के किसी भी बड़े शहर से संबंधित है। यानी क्या है, तो पटना का जो शहर है वो नगर या नगरी शब्द से उत्तर से संबंधित है संभवतः, और पटना ही वह नगर है। दूसरी बात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था एवं देवनगर की लिपि होने के कारण भारत की प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम रख दिया गया। यानी कि इसके नाम पढ़ने का बहुत सारे मत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी, तो लेखक का कहना है कि ईसा की 8वीं 11वीं सदी के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी। उस समय तक यह लिपि सर्वदेशिक लिपि बन गई थी। देश भर में इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख मिले। कब, तो 8वीं 11वीं सदी के मध्य में नागरी लिपि पूरे देश में क्या हो चुकी थी, फैल चुका था। उस समय तक यह लिपि सर्वाधिक लिपि बन गई। देश भर में लिपि लिखित बहुत सारे लेख मिलने लगे, जिससे क्या हुआ, तो और प्रचलित होने लगा। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है,
इस बारे में लेखक क्या संबंध देता है? तो नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक युग का जन्म होता है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। 13वीं सदी में इस्लाम शासन स्थापित होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं अनेक संप्रदाय को एक व्यापक नाम मिलता है। क्या? तो भारतीय समाज एवं अनेक संप्रदाय को क्या होता है? तो एक व्यापक नाम मिलता है। और 13वीं सदी में क्या होता है? तो इस्लाम शासन स्थापित होता है और उससे पहले भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म इसके साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है। हिंदू धर्म और हिंदू समाज के साथ साथ अनेक भाषाएं भी क्या होती है? जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी में हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। 18वीं और 8वीं 9वीं सदी में हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। आदि कवि सरहपाद द्वारा लिखित दोहा कोश के हस्तलिपि तिब्बत से मिली है, जो 10वीं 11वीं सदी की लिखी हुई है। यानी कि आदि कवि जो सरहपाद है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आदि कवि कौन है? हिंदी का आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। द्वारा लिखित दोहा कोश के हस्तलिपि तिब्बत से मिली है, जो कि कब मिलता है? तो 10वीं 11वीं सदी की लिखी हुई है। इसी समय भारतीय आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला भी जन्म ले रही थी। यानी कि जब ये हो रहा था 10वीं 11वीं सदी में, तो इसी समय आर्य भाषा का जो आधुनिक भाषा था मराठी और बांग्ला भी क्या हो रहा था? तो जन्म ले रहा था। इन भाषाओं के लेख भी मिलने लगते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि की स्वतंत्रता विकास हो रही थी। और दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? तो ब्राह्मी लिपि की स्वतंत्रता विकास हो रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत बाहर से आए, भारत आए थे। यानी गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा का 8वीं सदी के पूर्वार्ध उन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने के बाद इन्होंने कनौज पर अधिकार किया। महिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे। यानी गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा का 8वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने के बाद इन्होंने कनौज पर अधिकार किया। महिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध का आधार पर कालक्रम में नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। यानी प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है किसे? तो नागरी लिपि शीर्षक संबंध से। तो दक्षिण भारत 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उत्तर भारत में 9वीं सदी से नागरी लिपि में लिखित प्रमाण मिलने लगता है। उदाहरण स्वरूप 8वीं सदी में हिंदी के आदि कवि सरहपाद। हिंदी का आदि कवि कौन? सरहपाद लिखित दोहा कोश, राष्ट्रकूट, राजा दीनतादुर्ग का समांगट दानपत्र 850 ईस्वी में, गणितज्ञ महावीर आचार्य लिखित गणित सार संग्रह 840-81 ईस्वी में, माहिर के ग्वालियर प्रस्तुत 1007 ईस्वी में, गाया का ताम्रपत्र, गंगावश के राजा बस्तिया के गंजाम दानपत्र, कोल्हापुर के शिलाहार शासक गणदातीय के दानपत्र, पिलियम ताम्रपत्र, पराक्रम बहु, विजय बहु के सिक्कों पर रामसीय शब्द नागरी लिपि में अंकित है। इसको नाम थोड़ा है, क्या कर रहे हैं ना कि शीर्षक के निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लिपि को संबंध प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए पूरा संबंध लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार मेवाड़ के सोलंकी आबू के प्रमार, जेजा मुक्ति के चंदल तथा कलुचिल छासाओं के लेख नागरी लिपि में है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 लेखक परिचय, पाठ परिचय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर के साथ कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।